गांव का नाम था सरसौली। हरियाली से भरे इस गांव के बीच एक जर्जर झोपड़ी खड़ी थी, मानो दुखों का बोझ ढोते ढोते थक गई हो। उसी झोपड़ी में रहती थीं दो अनाथ बहनें गौरी और चंपा, जिनकी आंखों में बचपन से ज्यादा दर्द बसता था। चल जल जा चूल्हे, आज अगर जरा भी देर हुई ना तो सेठनी फिर आधी मजदूरी काट लेगी। तभी पीछे से एक हल्की सी मासूम आवाज आई। दीदी, मैं आज स्कूल जाऊं क्या? गौरी के हाथ रुक जाते हैं। एक पल की खामोशी। वह पलटकर देखती है। चंपा पुरानी फटी सी फ्रॉक में खड़ी थी। बाल खुले थे लेकिन आंखों में सपने बांधे हुए थे। आज नहीं चंपा, घर में आटा भी खत्म हो गया है। पहले मैं काम से लौट आऊं, फिर देखेंगे। दीदी, मास्टर जी ने कहा है अगर कल भी नहीं गई ना तो मेरा नाम काट देंगे। नाम कोई नहीं काट सकता मेरी बच्ची, तू पढ़ेगी। तेरी दीदी अभी जिंदा है। लेकिन गौरी की आवाज के पीछे छुपी बेबसी चंपा भी सुन रही थी। कभी यही झोपड़ी खुशियों से गूंजती थी। माँ की लोरी थी, पिता की हंसी थी और दो बहनों की छोटी छोटी शरारतें थीं। फिर जिंदगी ने करवट ली। अचानक एक हादसे ने सब छीन लिया। गांव वालों ने पल भर दुख जताया, दो आंसू गिराए और फिर अपनी राह पकड़ ली। और गौरी, जो कल तक खुद को संभालना सीख रही थी, आज अपनी छोटी बहन की माँ बन चुकी थी। गौरी ने चंपा को चावल के साथ सूखी सब्जी खाने को दी। इसे धीरे धीरे खाना चंपा, जल्दी मत करना। धीरे धीरे खाने से भूख देर से लगती है। पर दीदी, थोड़ा सा ही तो है, तुम भी थोड़ा खा लो ना। नहीं रे, मैं वहाँ खा लूंगी। जहाँ मैं काम करती हूँ ना, वहाँ खाना मिल जाता है। सच? वहाँ अच्छा खाना मिलता है? गौरी ने सिर हिला दिया, लेकिन नजरें झुक गईं। वहाँ उसे खाना नहीं मिलता था। वहाँ मिलते थे बस ताने, लेकिन गौरी चंपा को बता नहीं सकती थी। अच्छा अब तू खा ले, मुझे देर हो रही है। इतना कहकर गौरी दूसरे के घरों में काम करने निकल जाती है। सेठनी के घर पहुंचते ही आवाज आई। अरे अनाथ लड़की, आज फिर से देर? माफ कर दीजिए मालकिन, चूल्हा। बहाने मत बना। और हाँ, आज भी आधे पैसे मिलेंगे। काम तो ढंग से करती नहीं हो। गौरी के हाथ काम गए, लेकिन उसने कुछ कहा नहीं, क्योंकि बोलने की कीमत भूख से भी महंगी थी। किसी घर में झाड़ू, किसी में बर्तन, किसी में खेत की मजदूरी, हर जगह वही ताने। अनाथ है, किस्मत की मारी, मनहूस। गौरी काम करके लौट रही थी। तभी गांव की चौपाल के पास से गुजरते हुए कुछ औरतों की आवाजें आईं। देखो, वही अनाथ लड़की जा रही है। हाय राम, ऐसे बच्चों से दूर रहना चाहिए। जिनके माँ बाप नहीं, उनकी किस्मत भी खराब होती है। मनहूस होती हैं ऐसी लड़कियां, पता नहीं किस जन्म का पाप है। गौरी के कदम एक पल को डगमगा गए। उसने सुना सब कुछ, लेकिन पलटकर कुछ कहा नहीं। अगर कुछ बोल दूं तो काम भी चला जाएगा, क्या पता गांव से भी निकाल दे। इसलिए गौरी कुछ नहीं कहती है। उसकी चुप्पी ही उसकी सबसे बड़ी मजबूरी थी। गौरी थकी हुई कदमों से घर की ओर बढ़ी। हाथ में बस मुट्ठी भर अनाज थी, उसकी दिन भर की मेहनत। इतना इंतजार क्यों करती है रे? डर लगता है क्या? आप ना आए तो डर लगता है, आप आ जाती हैं तो भूख भी भाग जाती है। चंपा के चेहरे पर खुशी देखते ही गौरी की दिन भर की थकान मानो गायब सी हो जाती है। कोई बात नहीं मेरी बच्ची, हमारे अच्छे दिन भी आएंगे। अब चल, मैं तेरे लिए कुछ बनाती हूँ। गौरी ने बड़ी मुश्किल से थोड़ी अनाज खरीद पाई थी। उसे वह प्यार से बना रही होती है, तभी चंपा बोल पड़ती है। दीदी, जब मैं बड़ी बनूंगी तुम्हें काम नहीं करने दूंगी। बस तू पढ़ ले चंपा, मेरी सारी जिंदगी कुर्बान है तुम पे। किस्मत उन्हें कहाँ ले जाएगी ये कोई नहीं जानता था, लेकिन इतना तय था, दर्द ने उन्हें कमजोर नहीं जिम्मेदार बना दिया था। सुबह होते ही गांव की सबसे चालाक और लालची औरत कुसुम चाची झोपड़ी की तरफ आई। उसकी चाल में अपनापन था, पर मन में सिर्फ और सिर्फ लालच।
अरे गौरी बिटिया, कैसी हो? हाय रे, कितनी दुबली हो गई है। लगता है घर में ठीक से चूल्हा भी नहीं जलता। जो भगवान दे देता है चाची, बस उसी में हमारा दिन कट जाता है। एक बात कहूं, बुरा मत मानना। ये जमीन, ये झोपड़ी संभालना आसान नहीं है। अगर इसे मेरे नाम कर दो तो मैं हर महीने तुम्हें पैसे दिया करूंगी, चंपा की पढ़ाई भी देख लूंगी। इतना सुनते ही गौरी जैसे बिजली से झुलस गई हो। नहीं चाची, ये जमीन हमारे बाबा की है। उन्होंने कहा था जो भी हो जाए इसे मत छोड़ना। बाबा की बातें बाबा तक थीं बिटिया। आज के जमाने में निशानी से पेट नहीं भरता। सोच लो, कल को बीमार पड़ी तो गांव में कौन है तुम्हारा? सोच लो बिटिया। इतना कहकर कुसुम चाची वहां से चली जाती है। कुसुम चाची की बातों से गौरी का मन बहुत दुखी हुआ, लेकिन फिर वह अपने काम के लिए निकल गई। आज उसे काम में बिल्कुल भी मन नहीं लग रहा था। जैसे तैसे वह सारे काम निपटाती है और मालकिन से आज की मजदूरी मांगती है। काम ठीक से किया कि नहीं, वरना आज भी आधे पैसे ही मिलेंगे। लेकिन आज गौरी ने हिम्मत करके कहा, मालकिन, सुबह से बिना बैठे काम किया है, एक दाग भी तो नहीं छोड़ा। हिसाब समझाने लगी है। ज्यादा जुबान चली तो कल से काम भी नहीं मिलेगा, समझी अनाथ? ये बातें गौरी के दिल को लगती है, लेकिन कुछ नहीं कहती। वह घर को लौटती है रोज की तरह चौपाल से होकर। तभी उसे रास्ते में कुसुम चाची मिलती है, लेकिन आज उसके बातों में कड़वाहट थी। अगर जमीन नहीं दी ना तो गांव में काम भी नहीं मिलेगा। लोग पहले ही तुम्हें पसंद नहीं करते हैं, समझी? गौरी मजबूर थी लेकिन कमजोर नहीं। वह बिना जवाब दिए वहां से निकल जाती है। गौरी की रातें अब बेचैन हो गईं। उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। आज का सूरज निकला ही था कि गांव में किसी भिखारी का आना होता है। एक दुबला पतला व्यक्ति, फटे कपड़े, पैरों में चप्पल नहीं और चेहरे पर गजब की शांति। बेटा, अगर कहीं थोड़ी सी रोटी मिल जाए तो बड़ी कृपा होगी। अरे बाबा, ये कोई धर्मशाला नहीं है, यहाँ मुफ्त में कुछ नहीं मिलता। रोज नए नए भिखारी चले आते हैं। काम करो, मेहनत करो, ऐसे मांगकर खाने की आदत छोड़ो। उसे बुरा नहीं लगा। इस गांव के लोगों से उम्मीद भी नहीं थी। वह चुपचाप आगे बढ़ गया। कुसुम चाची रास्ते में ही खड़ी थी। बेटी, बहुत जोरों की भूख लगी है, कुछ खाने को मिल सकती है? अरे पता नहीं सुबह सुबह कौन आ जाते हैं। यहाँ कुछ नहीं मिलेगा, आगे बढ़ो, समझे? गांव वालों ने उन्हें कुछ भी नहीं दिया और अंत में वह भटकते भटकते अनाथ बहनों की झोपड़ी की ओर बढ़ा। उसने एक आवाज लगाया, बेटा, कोई है घर में? बहुत भूखा हूँ, हो सके तो कुछ खाने को दे दो। गौरी ने बिना कुछ सोचे समझे उन्हें अंदर बुला लिया। बेटी, 2 दिन से कुछ नहीं खाया, अगर थोड़ा सा खाना मिल जाता तो बड़ी कृपा होती। गौरी पेट की भूख और गरीबी को अच्छी तरह समझती थी। वह ना नहीं कह पाती और अपने हिस्से में से कुछ भिखारी को दे देती है। बाबा, इससे ज्यादा हमारे पास कुछ भी नहीं है। भिखारी भोजन करने लगता है। भोजन करते करते एकदम से वह एक साधु का रूप ले लेता है। इसे देख गौरी और चंपा दोनों घबरा जाती है। मैं भिखारी बनकर तुम्हारी परीक्षा लेने आया था बेटियों। सच में तुम्हारा दिल बहुत बड़ा है, लेकिन आज के बाद तुम्हें कभी भूखा नहीं रहना पड़ेगा। गौरी की आंखों में आश्चर्य और डर दोनों थे। इस गांव से दूर एक घना जंगल है। वहां एक ऐसा पेड़ है जो सिर्फ सच्चे दिल वालों को फल देता है। क्या हम वहां जा सकते हैं बाबा? अगर वहां जाना हो तो याद रखना, डर, लालच और झूठ रास्ते में छोड़ देना। तुम्हारी गरीबी तुम्हारी पहचान नहीं है।
तुम्हारी इंसानियत तुम्हारा भाग्य बदलेगी। इतना कहकर साधु वहां से चले जाते हैं। सूरज ढल चुका था और रात हो गई थी। इतने में गौरी चंपा से कहती है, चंपा, हम आज ही रात जंगल चलेंगे। सच में दीदी? क्या वहाँ जादुई पेड़ है? गौरी ने सिर हिलाया। डर था लेकिन उससे बड़ा था एक मौका। थोड़ी देर बाद ही वे दोनों बहनें जंगल की ओर निकल पड़ी। जैसे जैसे गांव पीछे छूटता गया, जंगल घना होता गया। पेड़ों की सरसराहट, अजीब सी आवाजें और हर कदम पर अनजाना डर। दीदी, अगर कुछ हो गया तो? डर मत चंपा, हम सच्चे दिल से आए हैं। काफी दूर चलने के बाद एक खुली जगह आई। बीचों बीच खड़ा था एक विशाल पेड़। उसकी डालियां चमक रही थीं और फलों से मीठी सुगंध आ रही थी। गौरी और चंपा की आंखें फैल गईं। दोनों बहनें जैसे ही फल तोड़ने के लिए पेड़ के सामने गई, पेड़ की छाल से एक गहरी आवाज आई। क्यों आई हो यहाँ? गौरी एक पल के लिए घबराई लेकिन हिम्मत से जवाब दी, भूख और मजबूरी हमें यहाँ लाई है। हमने कभी किसी का हक नहीं छीना। कुछ पल की खामोशी, फिर अचानक पेड़ के नीचे 2 फलों की टोकरियां प्रकट हुईं। गौरी और चंपा ने पेड़ को धन्यवाद कहा और अपने घर की ओर निकल गई। अगले दिन गौरी उन फलों को बाजार में बेचा। वहां उन्हें अच्छे पैसे मिले। धीरे धीरे गौरी और चंपा की जिंदगी सुधरने लगी, लेकिन गांव वालों को ये बात पता चल चुकी थी। अरे, अचानक ये अनाथ लड़कियां अमीर कैसे हो गईं? सुना है कि पास के जंगल में एक जादुई पेड़ है। ये सब उसी का खेल है। गांव वालों के मन में लालच पनपा और वे लोग भी उस जादुई पेड़ को ढूंढने निकल पड़े। थोड़ी ही देर बाद वे लोग इस जादुई पेड़ के पास पहुंच गए। पेड़ में बहुत सारे फल लगे थे, लेकिन अचानक वो गायब हो गया। गांव वाले एकदम से डर गए, लेकिन फिर उसी पेड़ से आवाज आई, मैं तुम्हें अपना फल क्यों दूं? तुम्हें तो बस लूटना आता है, देना नहीं। मैं सिर्फ ईमानदारों को फल देता हूँ। इतना कहकर वो पेड़ फिर से गायब हो गया। गांव वाले शर्मिंदा थे। उन्हें एहसास हो गया कि वे कितने लालची और मतलबी थे। ऐसा कोई नहीं होता जिसका कोई ना हो। ऊपर वाला सब देखता है, बस दिल और नीयत साफ होनी चाहिए।